नमस्कार किसान साथियों, आपने देखना चालू कर दिया किसान ऑफ इंडिया का विशेष कार्यक्रम कृषि टॉक। आज हमारी मेहमान है डॉक्टर प्रियंका सिंह झांसी से, जो हमको कृषि वानिकी के बारे में चर्चा करेंगे और किस तरीके से कृषि वानिकी वर्तमान किसानों में कितना फैल रहा है और किस तरीके से सहयोग करता है। डॉक्टर प्रियंका सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। अ, मैम, शुरुआत यहीं से करते हैं कि आपने कृषि वानिकी है क्या, क्या सब्जेक्ट है एग्रो फॉरेस्ट्री, किस तरीके से, इस पर थोड़ा संक्षेप में आप हमारे किसान साथियों को बताएं किस तरीके से इसके सब्जेक्ट की शुरुआत हुई और किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्या स्कोप है इस सब्जेक्ट में। जी, धन्यवाद अक्षय। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे हम बहुत वर्षों से जानते हैं कि किसान तो फसल अपने खेतों पे उगाते भी हैं, लेकिन अब जैसे ये जलवायु परिवर्तन का समय चल रहा है, इस समय कृषि वानिकी की माँग है। और अगर हम जानना चाहें कि कृषि वानिकी क्या है, तो कृषि वानिकी कृषि और वन का सम्मेलन है, जिसमें हम एक ही कृषि क्षेत्र पर फसल, वृक्ष और पशुओं को एकीकृत करके एक ही प्रक्षेत्र एरिया में हम उसे उगाते हैं। और अगर इसकी बात करें तो कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए पूरे भारतवर्ष में एक संस्थान है, कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, जो कि 1988 में स्टैब्लिश हुआ था, और ये कृषि वानिकी को प्रमोट करने के लिए काफी अच्छे से कार्य कर रहा है। और यहाँ पे काफी सारे कार्य ऐसे होते हैं जो कि छोटे और सीमांत किसानों को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं, और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि यह एक ही कृषि भूमि पर वृक्ष, फसल और पशुओं को एकीकृत कर सके। जी मैम, जैसे आपने बताया कि एक ही जगह तीनों पशु, कृषि और पेड़ों को एक साथ इकट्ठा कर, तो किस तरीके की किस्में, अगर पता चलता है किसानों को कृषि वानिकी की तरफ जाना चाहे, नया किसान हो या फिर परंपरागत खेती से कृषि वानिकी की तरफ जाना चाहे, तो किन बातों का वो ध्यान रखे, किस तरीके से एक एग्रीकल्चर से वो कृषि वानिकी की तरफ मूव हो और कैसे शुरुआत कैसे करे वो किसान। जी, बिल्कुल अक्षय, आप ये बिल्कुल सही कह रहे हो कि सबसे पहले किसानों को इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करना कि वह अपने भूमि पर फसल के साथ-साथ वृक्ष भी लगाएँ, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन आजकल के बदलते समय में जलवायु परिवर्तन, जो कि एक सबसे बड़ा चैलेंज बन रखा है हमारे एग्रीकल्चर के लिए, तो अगर हम इसमें फ़ोकस करें, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि असमय वर्षा हो जाती है, कभी-कभी सूखा पड़ जाता है, जिसकी वजह से अगर किसान सिर्फ फसल पर निर्भर है, तो होता है कि उसे आय तक कब, मतलब वो कुछ भी एक सिंगल पैसे तक नहीं कमा पाता है, उसकी लागत पूरी की पूरी लॉस में चली जाती है। तो ऐसे में अगर मैं किसान भाइयों-बहनों से अपील करती हूँ कि वह अपने खेत पर फसल के साथ-साथ वृक्ष भी लगाएँगे, तो ये उनके आय को, मतलब उन्हें कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, जो बिल्कुल लॉस में चला जाता है, उन्हें कुछ मिलेगा। और अगर मैं इसकी लाभ की बात करूँ किसानों के लिए, तो सबसे पहले जो वृक्ष, अगर किसान कृषि वानिकी अपनाएंगे तो उन्हें फसल के साथ साथ चारा, ईंधन, फाइबर और लकड़ी मिलेगी, जिससे कि वह अपने आय में विविधता ला सकते हैं। लकड़ी को वो मार्केट में बेच सकते हैं, तो वो एक उनके आय विविधता के लिए बहुत अच्छे स्रोत का काम करेगी। तो जिस तरीके से आप इसको मुनाफे के तौर पे आपने बात की, तो आपका सब्जेक्ट भी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, तो किस जो कृषि वानिकी में अपन किसान जाता है, तो किस तरीके से बैलेंसिंग रहे मामला कि एग्रीकल्चर भी ना छूटे और मुनाफा भी हो जाए, तो किस तरीके के पौधे लगाने चाहिए, बिल्कुल। क्या सजेशन आप देंगी। कैसे पौधे लगाने चाहिए, तो हमारा जी। संस्थान जो है इस डायरेक्शन में काफी अच्छे से काम कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है, और हमारे संस्थान ने हर विभिन्न कृषि जलवायु स्थितियों के लिए ना अलग अलग कृषि वानिकी मॉडल जैसे डेवलप कर रखे हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जो हमारा संस्थान है अभी झांसी में है, और झांसी हम जानते हैं कि ये एक बहुत सूखा क्षेत्र है, और एक ये बुंदेलखंड रीजन के अंदर आता है। तो ऐसे अगर हम देखें तो हमारे संस्थान ने यहाँ पे छोटे और सीमांत किसानों के लिए बैम्बू बेस्ड एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल डेवलप किया, जिसमें किसान अपने मेड़ पर फसल के साथ साथ बांस लगा सकते हैं। और हम जानते हैं कि बांस की उपयोगिता के बारे में मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा किसानों को भी पता होगा कि हर आए दिन हमें हर जगह बांस की जरूरत पड़ती है। तो ये एक उनके इनकम डाइवर्सिफिकेशन में एक अच्छा स्रोत हो सकता है। फिर अगर दूसरे रीजंस की बात करें तो जैसे वेस्टर्न हिमालय के लिए हमारे संस्थान ने मलबरी बेस्ड एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम सजेस्ट किया है। ईस्टर्न हिमालय के लिए अगर बेस्ड एग्रो फॉरेस्ट्री
सिस्टम है। मतलब इस तरह एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है जिसको अगर लोग जानना चाहते हैं कि हम कौन सी परिस्थिति में कौन सा पेड़ लगाना चाहें, तो ये उनको पूरी डिटेल्ड में जानकारी मिल जाएगी। जी मैम, जो आपने बात की बुंदेलखंड रीजन को, अलग अलग आपने रीजन के लिए बात की, तो मिट्टियों का भी कोई प्रभाव पड़ता है कि जलोढ़ मिट्टी या फिर कहीं हर काली मिट्टी की, मतलब इसके स्पेसिफिक इसके लिए पेड़ आते हो, हाँ, पौधे आते हो, क्योंकि वहाँ का किसान भी क्या कर सकता है, वो वहाँ पे किस तरीके के पौधे लग सकते हैं, थोड़ा इस पे भी आप हमारे किसान साथियों को आप थोड़ा संक्षेप में बता दें। बिल्कुल, ये आपने काफ़ी सही बात मेरे से पूछी है कि हम कहीं भी, किसी भी जगह कुछ भी पेड़ नहीं लगा सकते। जैसे कि हम जानते हैं कि चंदन के वृक्ष की खेती, तो ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि जो चंदन के पेड़ होते हैं, वो अगर हम उनको लगा दें, तो वो 25 साल में हमें जितनी इनकम देते हैं, हम वो सोच भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, उसके लिए जो मिट्टी, जलवायु, तापमान चाहिए, वो जितने साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के देश प्रदेश में हमें अच्छे से मिल सकता है, वो नॉर्थ इंडिया में उतना फिजिबल नहीं है। तो इसी इन सारे मतलब पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए जो हमारे संस्थान के वैज्ञानिक हैं, जैसे मिट्टी हो गया, तापमान हो गया, जलवायु का क्या असर रहेगा, आस वहाँ पे फसल कौन सी हो रही है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे संस्थान ने हर क्षेत्र के लिए अलग-अलग कृषि वानिकी मॉडल दिए हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि किसानों के लिए मतलब बेसिक चीजें जो कि होनी बढ़नी चाहिए, लेकिन इसके अन्य भी काफी सारे फायदे हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम देखें कि आजकल सॉइल लैंड डिग्रेडेशन भी बहुत हो रहा है, और फिर पानी की कमी, इरिगेशन, हम जानते हैं कि ग्राउंड वाटर लेवल कितना नीचे जा रहा है। तो अगर हम पेड़ों की इसमें भूमिका देखें, तो पेड़ होते हैं कि वो मिट्टी के कटाव को भी कम करते हैं और ग्राउंड वाटर रिचार्ज में भी हेल्प करते हैं। दूसरी, फिर इसकी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में अहम भूमिका रहती है। तो इन सारे फैक्टर्स को अगर हम देखेंगे, तो ये किसानों के लिए अत्यधिक लाभकारी है। हाँ, लेकिन उनके सामने फिर किसान ये सोचते हैं कि हम फसल छोड़कर वृक्ष पे क्यों जाए। तो इन सब चीजों के लिए थोड़ी बहुत हमारे गवर्नमेंट को भी ध्यान देने की जरूरत है, कुछ गवर्नमेंट इंटरवेंशंस भी चाहिए, ताकि इन सब चीजों को मिलाकर हम किसानों को प्रोत्साहित कर पाए कृषि वानिकी अपनाने के लिए। जी मैम, जैसे कि आपने रीजन्स के ऊपर चुनौतियां भी बताई, यहाँ पे चैलेंजेस आते हैं कि हर जगह भूमिगत जल कम हो रहा है, तो कृषि वानिकी करने के दौरान कि क्या क्या किसानों के सामने चैलेंजेस आ रहे हैं कि आप फील्ड पे निकल रहे हो कि देख रहे हो, जैसे सपोज मान लो किसान आपसे जुड़ा, किसान ने कृषि वानिकी चालू भी की, पर जो चुनौतियां उसके सामने आई पहली बार, जो किस तरीके से आपका संस्थान उन चुनौतियों से निपटता है, और क्या आप किस तरीके से और अन्य जगह के किसानों को क्या संदेश आप बताना चाहोगे कि किस तरीके से कृषि वानिकियों में आने वाली क्या-क्या चुनौतियाँ हैं और उनसे कैसे निपटारा पाया जा सकता है? जी, बिल्कुल अच्छे। चुनौतियाँ तो उनके सामने बहुत सारी आएँगी, धीरे-धीरे हम इस डायरेक्शन में काम भी कर रहे हैं। हमने जैसे कई दफ़ा ये भी प्रोविज़न होता है कि आप मतलब हमारे संस्थान में अच्छे क्वालिटी के पौधे मिलते हैं, जिसके रेट्स भी मतलब नॉमिनल होते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा जाएँगे, वो बस किसानों को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने यहीं पे हमारे संस्थान में पौधे बनते हैं, नर्सरी डेवलपमेंट किया जाता है, फिर वो पौधे हम किसान को भी देते हैं। कई दफ़ा हम उन्हें मतलब वो प्रोत्साहित करने के लिए हमारे संस्थान की तरफ से 10-15 पहले ऐसे भी दे देते हैं, एक उपहार के तौर में, कि आप एक बार प्रमोट करना शुरू तो करो, अगर बाद में आपको लगे कि आप कर सकते हो, तो प्लीज आप इसको कृषि वानिकी को अपनाएं, जरूर से जरूर अपनाएं। जैसे कि कुछ पेड़ों के बारे में मिथ चलता है, जैसे कि यूकेलिप्टस, तो कुछ हम्म। लोग किसानों के बीच में यूकेलिप्टस को लेके एक निगेटिविटी है, और मालाबार नीम है, तो किस तरीके के आप सजेशन देते हैं, किस तरीके के पेड़ लगाएं जिससे कि कम समय में मुनाफा अधिक या फिर लॉन्ग टर्म किसानों को फायदा हो, कि क्या क्या चुनिंदा पेड़ किस जो कि फाइनेंस के तौर पे भी अच्छे हो, मार्केट में जिनकी वैल्यू हो और डिमांड। देखिए, आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हर चीज़ से कुछ ना कुछ मिथ हमेशा जुड़ी रहती है, जो कि किसान खुद में भी फ़ील करते हैं कि उनके साथ होता है। स्पेशली ये चीज़ें हमने पेड़ों में देखी है। कई फसल भी ऐसे होते हैं जो उनके लिए लाभकारी नहीं होते, लेकिन हाँ, उन्हें ये दिखता है कि इससे हमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट हो रहा है, तो किसान उसे तुरंत अपना लेते हैं। और रही बात, जैसे कि मैं यहाँ पे बताऊँ कि बुंदेलखंड में किसान पेड़ को अपना भी ले, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट कुछ वो है, तो वो है मार्केट की। जैसे अगर हम वेस्टर्न यूपी की साइड जाए, सहारनपुर की साइड, फिर हरियाणा की साइड जाए, तो वहां पे पॉपुलर की खेती बड़ी अच्छी होती है। उसका एकमात्र रीजन क्या है? क्योंकि वहां पे मार्केट बहुत अच्छी है। और यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे मैं 3 साल से 4 साल से बुंदेलखंड में काम कर रही हूँ, और मैंने जितने किसानों से बात भी की
की है। यहाँ पे बुंदेलखंड काफी सूखा क्षेत्र है, तो यहाँ पे जैसे पानी की काफी कमी है, तो यहाँ पे हम किसानों को बेर बडिंग की एक ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें कि वो देसी बेर को ना वो कलम करके उसकी वो फ्रूट की साइज, मतलब देसी बेर को कलम करके कलमी बेर से उसे वो जोड़ देते हैं बडिंग में, तो फिर उससे उनके फ्रूट का साइज भी बढ़ता है, कुछ इल्ड में भी बढ़ोतरी आती है। तो उससे ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे बेर के लिए फिर उसकी फ्रूट प्रोसेसिंग करना, देन उससे जैम, जेली, एवरीथिंग जो भी बनता हो, तो फिर उससे लोग खरीदने को भी तैयार होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज है कि अगर आप किसानों को प्रशिक्षण में थोड़ा दिखा रहे हो कि हाँ ये करने से आपको बेनिफिट मिल सकता है, तो डेफिनेटली वो उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसा मैंने अभी तक यहाँ पे 4 साल में फील किया है, वो इस फिर उन्हें चारा मिल जाता है। दूसरी सबसे अच्छी बात होती है कि यहाँ पे किसानों के पास पशुधन भी होता है, जो कि जनरली लोग ऐसे छुट्टा छोड़ देते हैं कि जाओ किसी के भी खेत में चले जाओ। तो ये है कि अगर वो पेड़ भी कुछ लगाते हैं तो उससे उनकी वो, जैसे मोरिंगा लगा लो, उसके ग्रीन लीव्स होते हैं, तो वो चारा का भी एक काम करते हैं। तो इन सब मल्टी बेनिफिट्स को आप देखें तो हमें किसानों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। बस एक कमी है मार्केट, अगर मार्केट आ जाए तो मुझे नहीं लगता है कि वो दिन दूर होगा कि फार्मर्स, किसान अपने पेड़ जरूर लगाएंगे अपने खेत पे। जी, आप कृषि वानिकी की बात कर रहे हो, आपने मार्केट की भी बात की, तो वही सब किसान मेहनत कर लेता है, लगा लेता है, उसको सक्सेस पे हो जाता है, पर मार्केट का प्रॉब्लम होता है। आपके दिमाग में या फिर आपका कोई आइडिया हो कि मार्केट कैसे डेवलप हो, किस तरीके से कि बुंदेलखंड एरिया या फिर इंडिया के किसी भी एरिया में मार्केट डेवलप करने का, या एक कनेक्टिविटी हो, कृषि वानिकी का जो मार्केट डेवलप तैयार हो, एक कनेक्टिविटी हो जाए कि बुंदेलखंड के किसानों में और यूपी के किसानों में। मार्केट हमेशा वो दो चीजों पे चलता है, डिमांड एंड सप्लाई। अब यहाँ के लोगों की डिमांड क्या है, उस बेसिस पे फार्मर्स कितना सप्लाई कर रहे हैं। अब ये चीज में इसमें ये कोई हमारे आइडिया पे नहीं है, ये हमें एक एस्टिमेट करना पड़ेगा कि भाई लोगों का यहाँ पे डिमांड क्या है। जैसे अब सहारनपुर का एरिया हम देख ले तो उसके नियर बाई एरियाज में बहुत सारी जगह है, दिल्ली वगैरह हो गए, फिर काफी वो लकड़ियां सप्लाई करते हैं। तो हाँ ठीक है, अगर यहाँ पे भी होगा तो हम आने वाले टाइम में देख सकते हैं कि यहाँ पे भी अगर मार्केट, सबसे पहले उन्हें अपॉर्चुनिटी तो मिले, फार्मर्स को सामने से दिखे तो कि हाँ मार्केट यहाँ पे शुरू हो चुका है, तब वो उस डायरेक्शन की तरफ मतलब बढ़ेंगे। वो चीज हमें एस्टिमेट करने की जरूरत है कि हाँ वो डिमांड और सप्लाई एस्टिमेट करके कि यहाँ पे मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम दे सकते हैं कि टिम्बर वुड का क्या रिक्वायरमेंट है इस एरिया में। अभी आप बात कर रहे थे एग्रीकल्चर के जो गवर्नमेंट की योजना होती है, कृषि वानिकी के लिए जो आप गवर्नमेंट के हेल्पफुल मिल जाते हैं, मैम ऐसी कोई योजना अभी चल रही है कि हाल फिलहाल में गवर्नमेंट की तरफ से कृषि वानिकी को प्रोत्साहन दे, या फिर आप कोई प्रोजेक्ट चला रहे हो जिसमें फाइनेंशियली लोगों को हेल्प दी जा रही है, या फिर इंडिया के किसी भी स्तर पर, मतलब कहीं भी किसी भी रीजन में? नहीं देखिए, अच्छा बिल्कुल सही है। ऐसे मतलब आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, वो किसानों के लिए काफी सारी योजनाएं चलाती रहती है। जैसे एक योजना है एसपी स्कीम, उसके थ्रू हमारे संस्थान भी हमारे किसान भाइयों को, मतलब वो होते हैं बेसिकली एससी फार्मर्स के लिए, तो उस योजना के तहत हमारे संस्थान या फिर जितने भी आईसीआर में संस्थान है, वो सारे एससी कम्युनिटी के जो फार्मर्स उनको अपनी साइड से जो भी संस्थान की चीजें हैं वो फ्री में उन्हें देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि हाँ आप इनका यूज करके देखो, फर्दर अगर आपको कुछ बेनिफिट हो, मतलब इस तरीके से हम लोग मोटिवेट करते रहते हैं। फिर हमारे आईसीआर का ये एक स्कीम है, मेरा गांव मेरा गौरव, उसमें ऐसा होता है कि हर वीक, हर मतलब 3-4 साइंटिस्ट मिलकर किसानों के पास जाते हैं, हम लोग उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनसे प्रॉब्लम जानते हैं कि हाँ आपके फसल में, वृक्ष में ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें बताओ। उसमें भी जब हम जाते हैं तो हम अपने साथ, हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम 15 से 20 पौधे लेकर जाए, अलग अलग पौधे लेकर जाए, किसानों को हम देते हैं। मतलब हर संस्थान अपनी साइड से हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि हाँ जितना से जितना हम इसको प्रमोट कर सके कृषि वानिकी को, और फार्मर जितना अपना सके वो उतना अच्छा रहेगा। जी मैम, जो मार्केट को लेकर आपने बात की, गवर्नमेंट स्कीम को लेकर बात की, जैसे कि अगर आपकी तरफ से कोई इस प्रोग्राम का आखिरी सवाल है कि किस तरीके से इकोनॉमिक्स बैलेंसिंग और तरीके से की जाए, कोई पेड़ों का सजेशन या फिर कुछ में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, किस तरीके की बीमारियां भी लग सकती हैं, तो उन पे आप थोड़ा बहुत संक्षेप में किसान साथियों को बता दें कि किस किस तरीके के पेड़ों पे जाएं और किस तरीके की सावधानियां बरतें, और सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। एक आश्वासन होता है कि एक साइंटिस्ट के द्वारा कि हाँ कृषि वानिकी पे आना चाहिए।
जी, बिल्कुल अच्छे। ऐसे तो आपने जो क्वेश्चन पूछा वो काफ़ी ब्रॉड है। आपने सारे सब्जेक्ट को एक में ही मिक्स कर दिया कि मैं आपको बीमारी भी बता दूँ, फाइनेंशियल भी बता दूँ। हालाँकि मैं बताना चाहूँगी मैं हूँ तो ऐसे कृषि अर्थशास्त्र से, हाँ, लेकिन कभी भी किसी भी किसान भाई को कोई भी ज़रूरत पड़े, मैं इतना बस कहूँगी कि आप हमारे संस्थान में आओ, हमारे यहाँ अर्थशास्त्र से लेके अगर आपके पेड़ में कोई बीमारी हो रही है, कुछ भी ऐसे डिजीज लग रहे हैं या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सा पेड़ लगाएं, मतलब अलग अलग डिसिप्लिन के सारे साइंटिस्ट मौजूद हैं और हम हमेशा उनकी हेल्प करने के लिए तत्पर हैं। तो बस मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि बस आप ये इस मैसेज के थ्रू आप ये बताओ कि एक कृषि वानिकी संस्थान है झांसी में जो कि किसानों के लिए काम कर रहा है और उन्हें कृषि वानिकी से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत आती है, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कुछ भी दिक्कत है, तो हर सब्जेक्ट के साइंटिस्ट यहाँ पे मौजूद है जो कि उनकी हर तरीके से मदद करेंगे और उन्हें कृषि वानिकी अपनाने में काफी ज्यादा प्रोत्साहित भी करेंगे। और यहाँ पे टाइम टू टाइम प्रशिक्षण कार्यक्रम भी होता है, अगर उन्हें उसकी भी जरूरत है तो दे आर मोस्ट वेलकम कि वो हमारे इंस्टीट्यूट में कभी आए, एक बार आकर देखे कि कृषि वानिकी होती क्या है, कितनी मतलब लाभकारी चीज है। जी मैम, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आपको कृषि टॉक में आप वो आई, इसके लिए बहुत-बहुत आभारी है किसान ऑफ इंडिया। किसान साथियों, ऐसी कहानी, ऐसे ही बातचीत को सुनने के लिए बने रहिए किसान ऑफ इंडिया के साथ। थैंक यू। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।